तो आज का जो लेक्चर है अपना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट पर बेस करता है। डॉपलर इफेक्ट इन अकॉस्टिक्स ऐसे कह लो, या कह लो डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। ये डॉपलर इफेक्ट जो है ये लाइट में भी ऑब्जर्व किया जाता है और साउंड में भी ऑब्जर्व किया जाता है, और हम इसको सिलेबस में 2 बार पढ़ेंगे एक्चुअली। पहली बार जो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, दैट इज डॉपलर इफेक्ट ऑफ अकॉस्टिक्स, यानी कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड ऐसे कहते हुए, और एक और बार हम इसे 12th में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दैट विल बी एज डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। फिलहाल जो हमारी प्रायोरिटी है, फिलहाल जो हमारा रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि हम किसी तरीके से इस कंसेप्ट को समझें कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, और फिर आगे उस पर चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करें, या एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। सो आज का पूरा लेक्चर जो है वो डॉपलर इफेक्ट की थ्योरी समझने के लिए होगा कि क्या है डॉपलर इफेक्ट, क्यों इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और नियर अबाउट हर अगले साल, हर एक दूसरे दूसरे साल जो है क्वेश्चन पेपर्स में, चाहे वो नीट के हों या जेई के हों, डॉपलर इफेक्ट्स पर क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। देखो, जब हम साउंड की बात करते हैं तो हमेशा साउंड के मामले में, या किसी भी लाइट के भी मामले में इवन अगर कंसिडरेशन करें, तो एक होता है सोर्स, जहां से साउंड की वेव्स जो हैं वो निकल रही हैं, इमिट हो रही हैं, और एक होता है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर ने क्या करना है कि जो साउंड उस तक पहुंच रहा है वो उसे सुन रहा है। तो हमेशा ये दो चीजें जरूर होंगी, मतलब ये दो पर्सन्स होंगे, या दो आप कह लीजिए कि दो एस्पेक्ट्स होंगे। एक सोर्स, और दूसरा क्या, ऑब्जर्वर। Observer. सोर्स will emit the sound and observer will listen it, observer will observe it। अब नॉर्मली अगर मैं ये इमेजिन करूं कि सोर्स और ऑब्जर्वर जो है ये रेस्ट में है, ओके, सोर्स भी अपनी जगह पे रुका हुआ है और ऑब्जर्वर भी अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साउंड निकलेगा सोर्स से, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से वो ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा, और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्वर सुनेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है यहाँ पे? तो कैरेक्टरिस्टिक्स का सीधा सा मतलब ये समझ सकते हो आपके, जिन वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसीज के साथ साउंड निकल रहा है, वही वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसीज जो है ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगी। तो रियलिटी में जो साउंड निकला वही साउंड ऑब्जर्वर तक पहुंचा, किसी किस्म का इसमें चेंज नहीं आया, और सब कुछ खरा खरा जैसा है वैसा हमें सुनाई दिया। ओके, आमतौर पर ऐसा होता है अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों रेस्ट में है। अब इसे समझने के लिए मैं एक छोटे से एनिमेशन की हेल्प लेता हूं। जस्ट लाइक यू कैन सी दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को जरा ध्यान से देखिए। तो ये जो सेंटर में है ना, ये सोर्स है, और यहाँ जो है ना, ये ऑब्जर्वर है, और ये ऐसी निकल रही है वेव्स। ठीक है, एक एनिमेशन के जरिए से बताया गया है। आप ऐसे कह लो कि ये दो दो लाइन दिख रही हैं, ये एक, ये दो, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये वेवलेंथ है, या आप इसको कह सकते हो कि ये फ्रिक्वेंसी है। 1 2 3 ऐसे निकलते निकलते, तो जिस तरीके से जिन फ्रिक्वेंसीज पर ये सोर्स से साउंड निकल रहा है, उन्हीं फ्रिक्वेंसीज पर और वेवलेंथ पर यहाँ ऑब्जर्वर या लिसनर तक वो पहुंच रहा है। फंडामेंटल पॉइंट क्लियर हुआ? यस। यस सर। Yes, sir. कोई चेंज नहीं आया, कोई वेरिएशन नहीं आया। लेकिन अगर हम एक सिचुएशन क्रिएट कर दें, हम ये कहने लग जाएं कि इनमें रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर जो है रिलेटिवली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के रेफरेंस में ये मोशन में चले जाते हैं, तो साउंड जो निकल रहा है एग्जैक्टली वही साउंड, एग्जैक्टली वही फ्रिक्वेंसीज, या एग्जैक्टली वही वेवलेंथ जो है वो ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंचती है। थोड़ा सा फर्क आता है इसमें। ओके, थोड़ा इसको जज करने की कोशिश करिए। अगर सोर्स स्टैंडिंग है, रेस्ट में है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, स्टैंडिंग है, तो जिन फ्रिक्वेंसीज पर साउंड निकाला गया, जिन वेवलेंथ्स पर साउंड निकाला गया, एग्जैक्टली वही ऑब्जर्वर तक पहुंची, है ना? ये बात तो क्लियर है बेटा? Yes, sir.
बट सपोज अगर सोर्स या ऑब्जर्वर या दोनों दोनों में से कोई एक या दोनों रिलेटिवली मूव कर रहे हैं किसी वेलोसिटी से, तो होगा ये कि जिन फ्रिक्वेंसीज और वेवलेंथ्स के साथ साउंड ओरिजिनली निकला है वो पहुंचेगा नहीं, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। ओके, जैसे इसे समझने के लिए एक छोटा सा एनिमेशन आप ये वाला देख लीजिए। यू कैन सी दिस। या एक और बेटर एनिमेशन मैं आपके सामने रखता हूं। यू कैन ऑल्सो सी दिस। अब इन्हें जरा ध्यान से देखिए आप। ओके, जैसे पहले इसे देखिए, ये जो चल रहा है ना, ये क्या है? सोर्स है, बराबर। अब जरा यहाँ पीछे की तरफ बनने वाली वेव्स देखो और आगे की तरफ बनने वाली वेव्स देखो, फर्क आ रहा है? यस सर। आगे की तरफ की वेव्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है ना? यस। और जो पीछे की तरफ वेव्स निकल रही हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई है। फ्रिक्वेंसी कम होना, कम कम फ्रिक्वेंसी कम है बेटा, ज्यादा नहीं। फ्रिक्वेंसी का मतलब कितने जल्दी जल्दी निकल रही है वो। वेवलेंथ ज्यादा हो गई है, फ्रिक्वेंसी कम हो गई है। देखिए यहाँ फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, एक साथ बहुत सारे हैं ना तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा। यस सर। और पीछे एक साथ बहुत सारे नहीं है, फ्रिक्वेंसी कम। तो अगर ये सोर्स इस तरीके से मान लो चलता जा रहा है, इमेजिन करें, और मैं दो ऑब्जर्वर्स खड़े कर दूं। एक ऑब्जर्वर जो है ना वो इस तरफ आगे की तरफ खड़ा करूं मैं, ये एक ऑब्जर्वर हो गया मान लो, और एक ऑब्जर्वर जो है मैं यहाँ पीछे की तरफ खड़ा कर दूं। तो ये सोर्स जो है अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे कि हमें यहाँ दिखाया गया है, ये सोर्स ऐसे चल रहा है मान लो, तो पहले ऑब्जर्वर के ये सोर्स नजदीक जा रहा है, करेक्ट है ना? यस। तो फिर पहले ऑब्जर्वर को ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी मिलेगी या फ्रिक्वेंसी में इंक्रीमेंट नजर आएगा उसे? फ्रिक्वेंसी बढ़ के मिलेगी ना उसको। यस सर। और ये जो दूसरा ऑब्जर्वर है इसको ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी, बल्कि इसको फ्रिक्वेंसी में क्या मिलेगा? मिलेगी। डिक्रीज। फ्रिक्वेंसी में से डिक्रीज मिलेगा। तो ये जो एपरेंट चेंज हो रहा है, एपरेंट महसूस होने वाला चेंज, ऐसा लग रहा है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है कि फ्रिक्वेंसी घट गई है, ये जो एपरेंट चेंज हमें होता हुआ नजर आ रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? जरा सोचिए। दोनों मोशन कर मोशन है, मतलब रिलेटिव मोशन है, चाहे सोर्स करे चाहे ऑब्जर्वर करे, डज नॉट मैटर। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अब चाहे सोर्स मूव करे तो भी चलेगा, चाहे ऑब्जर्वर मूव करे तो भी चलेगा, और दोनों मूव करे तब भी चलेगा। तो ये जो एपरेंट चेंज हमें होता हुआ नजर आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड में, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इसी को हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। रेस्ट पे हो गए तो जैसा निकला वैसा पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोर्स या ऑब्जर्वर में से कुछ भी चलेगा तो ओरिजिनल नहीं पहुंचेगा, चेंज्ड वैल्यू पहुंचेगी वहां पर। एपरेंटली ऐसा लगेगा कि फ्रीक्वेंसी बदल गई है। अब जैसे यहां पर भी देखिए, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे दो ऑब्जर्वर खड़े कर दूं तो आपको, या इसी को इस तरीके से पास होने दूं, चलो, तो स्टार्ट में फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिल रही है इसको पहुंचने तक। अब देखो बाद में कैसी मिलेगी? कम मिलेगी। तो जब अप्रोच करेगा, वो नजदीक जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। नजदीक जाएगा, अप्रोच करेगा, अप्रोच बढ़ रही है। और जब वो दूर जाएगा, सेपरेट हो रहा होगा, तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। देखो ना, इसको मिलने वाली वेव्स को चेक करो तुम। अब देखो, यहाँ देखो, तुम ध्यान से देखो, ये देखो ज्यादा वेव्स मिल रही है ना इसको, ज्यादा वेव्स मिल रही है, ज्यादा 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 ज्यादा। अब वेव्स देखो कैसी मिल रही है, ये दो, ये तीन कम मिल रही है, कम, ठीक है ना? तो ज्यादा या कम तुम इस हिसाब से अंदाजा लगाओ। कॉम्पैक्ट है तो बहुत ज्यादा वेव्स मिल रही हैं ऐसा समझो, और वेल सेपरेटेड है तो वेव्स कम पहुंच रही हैं ऐसा समझो, ठीक है? तो समझ में क्या आया कि सोर्स या ऑब्जर्वर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है, दोनों या दोनों में से कोई एक रिलेटिवली मूव करते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें एक एपरेंट फ्रीक्वेंसी का रिसेप्शन होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत चेंज होकर हमें वैल्यू मिलती है। ये जो एपरेंट चेंज हमें मिल रहा है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इसी चीज को हमें क्या कॉल करना है? डॉपलर इफेक्ट कॉल करना है। अभी फंडामेंटल बात दिमाग में बिठाइए, अप्रोच की सूरत में फ्रीक्वेंसी कैसी मिलेगी?
बढ़ती, ज्यादा बड़ी हुई मिलेगी। और सेपरेशन की सूरत में, जैसे ये सेपरेट हो रहा है, ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, यहाँ पीछे खड़ा है, ये दूर जा रहा है, तो सेपरेशन की सूरत में हमें कैसी मिलेगी फ्रीक्वेंसी? कम होती। कम होती हुई मिलेगी। आप एक और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, लाइक ये एकदम रियलिस्टिक एग्जांपल है, इसे देखिए, ये देखिए, ये बाकायदा वेव बनाई गई है वाटर के सरफेस पर, ठीक है, एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो यहाँ पीछे के पोर्शन में देखो आप क्या हो रहा है, कम वेव्स आ रही है ना, नंबर ऑफ वेव्स डिक्रीज हो रही है, और यहाँ एकदम कॉम्पैक्ट है, तो नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पर ज्यादा बन रही है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड यहाँ ज्यादा बन रही है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? ज्यादा, और यहाँ पीछे की तरफ फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? कम। हम आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसे देखिए, अब इसे आप देखेंगे तो एकदम आपको अच्छे से मामला समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, 820 780, 820 800 780, इसे एक 10 सेकंड देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। नजदीक पहुंचा फ्रीक्वेंसी बढ़ी, दूर गया फ्रीक्वेंसी घटी। चाहे यस इसको सर, देखो चाहे इसको देखो, नजदीक पहुंच रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ी, दूर गया, दूर होते ही फ्रीक्वेंसी घटी। तो जब तक अप्रोच कर रहा है तब तक फ्रीक्वेंसी बढ़ी, और जैसे ही सेपरेट करने लग रहा है तब फ्रीक्वेंसी घट गई। देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं मैं। क्लियर हो रही है बात? यस सर। ओके, यू मे हैव अनदर दिस एग्जांपल। कई सारे एनिमेशन उठा के देख लें, अब बात वही होगी, मतलब इसमें कोई बनाने का तरीका ये है। ये आगे अगर कोई है तो इसके लिए ये वेव जल्दी जल्दी पहुंच रही हैं, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। पीछे अगर कोई है तो इसके लिए वेव्स की नंबर जो पहुंच रही है वो कम हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी घट रही है। एक और देख लें आप, लाइक कोई आदमी यहाँ खड़े होकर वेट कर रहा है, ये देखिए एम्बुलेंस चल रही है, आ रहा है फील? यस सर। यस सर, ये देखो ज्यादा वेव्स मिल रही हैं, अब जैसे ही पास हो गया, अब वेव्स जो पहुंच रही हैं ये कम पहुंच रही हैं। तो यहाँ मैंने जो भी एग्जांपल्स आपके सामने रखे, इसमें मैंने मोर और लेस सोर्स को ही मूव कराया है। बट यू मे हैव द पॉसिबिलिटी कि आप सोर्स मूव कराने के साथ साथ ऑब्जर्वर मूव करा सकते हैं, या दोनों को एक साथ मूव करा सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमें कितनी फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी। जो निकल रही है ठीक है, चलो वो जो निकल रही है, लेकिन हमें सुनाई कितनी देगी? तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने डॉपलर इफेक्ट की यहाँ पे बना दी। देखिए, द एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये वही बात है जो मैं अभी दोहरा रहा था। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो इसका एक सीधा सीधा मैं रिजल्ट इस्तेमाल करूंगा, इसके डेरिवेशन में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो ये इसका सीधा सीधा रिजल्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेरिवेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, हम आसानी से इस बात को याद रख सकते हैं। तो जो फ्रिक्वेंसी हमें सुनाई देगी ना, वो उसे हम कहेंगे एन एपरेंट फ्रिक्वेंसी। और ये जो एन है ना, ये ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी। ये जो हमें सुनाई देगी, और ये एन मतलब जो एक्चुअल निकला है। अब इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, क्या कह रहे हैं, V प्लस माइनस VO मतलब ऑब्जर्वर, एंड V माइनस प्लस VS यानी कि सोर्स। अब आप थोड़ा सा चौंकेंगे, सर आपने प्लस माइनस भी लिखा, माइनस प्लस भी लिखा, क्या इस्तेमाल करें? तो बड़ा सिंपल सा है, इसके मैंने सिंपल से साइन कन्वेंशन बता दिए, मतलब रूल बता दिया कि कौन सी साइन कब इस्तेमाल करना है। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए कौन सी साइन कब इस्तेमाल करेंगे। अपर साइंस मतलब कौन सी? न्यूमरेटर में प्लस, ठीक है, न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस। ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे, अपर समझ रहे हैं ना, न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में नीचे माइनस। ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब सोर्स या ऑब्जर्वर या दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। और लोअर साइंस का मतलब जानो, न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस। ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों में से कोई भी एक या दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मतलब एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं प्लस माइनस एक साथ लिख सकता हूं, या पर्टिकुलरली अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिखना पड़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ सोर्स इनटू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी n। और ऑन द अदर हैंड अगर लिखना चाहूं तो
स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ सोर्स इनटू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एन, स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, व्हाटएवर इट इज। यहां पर हम इसे स्पीड की ही तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि प्लस और माइनस हमने सॉर्ट आउट कर लिया है, तो अप्रोच और वो सब कोई इसमें वेक्टर कंसिडरेशन करने की जरूरत नहीं है। अप्रोच कर रहा है मतलब सेंस कर लेने का, अप्रोच कर रहा है तो हमें प्लस और माइनस लगाना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और सेपरेशन होता हुआ नजर आ रहा है, सेंस करेंगे हम, फील करेंगे, समझेंगे, सेपरेशन है तो हम उस वक्त माइनस और प्लस लगाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली में। ओके, बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। अब इसके कुछ सिंपल केसेस हैं, मतलब सिंपल कंडीशंस हैं, इसकी बड़ी आसान सी कंडीशन है। एक जनरलाइज्ड बात मुझे ये समझ आती है कि जब सोर्स अप्रोच करता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती बढ़ती है, और जब सोर्स सेपरेट होता है, दूर जाता है ऑब्जर्वर से, तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। बात समझ आई? यस सर। ऐसा नो अपने अपने हिसाब से देख लेने का, सेंस करने का, दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो अप्रोच कर रहा, सोर्स के हिसाब से सोचने का, दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर के हिसाब से सोचने का, नजदीक आ रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है, उस हिसाब से तुम प्लस या माइनस का साइन लगा दो, कोई इशू नहीं। ओके, अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन तमाम बातों को एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, बट हमें ये याद रखना है कि हम प्लस न्यूमरेटर में कब इस्तेमाल करेंगे? अप्रोच। और माइनस कब इस्तेमाल करेंगे? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में माइनस, अप्रोच, न्यूमरेटर में प्लस, सॉरी न्यूमरेटर में माइनस, सेपरेशन, और डिनोमिनेटर में प्लस, सेपरेशन। सेपरेशन। तो क्या कर रहा है उस हिसाब से देखो, अगर ये दूर जा रहा है तो उस हिसाब से माइनस लगाओ, नजदीक आ रहा है तो हिसाब से प्लस लगाओ, और अकॉर्डिंगली आप अपनी कैलकुलेशन पूरी कर लो। ओके, अब फंडामेंटली हमको एक बात समझ में आई कि अगर अप्रोच हो रहा है, रिलेटिवली अप्रोच हो रहा है, ओके, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई नजर आएगी, और अगर रिलेटिवली सेपरेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटती हुई नजर आएगी। ठीक है, now let's have a more detailed conditions on it। अब इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। इसमें मैंने कहा कि लेट मी रीराइट द फॉर्मूला फर्स्ट एंड देन वी विल एलॉबरेट द सिचुएशन। फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा था, NA apparent frequency is equal to V plus minus V observer divided by V minus plus V source, जरा याद कर लीजिए फॉर्मूले को, into N। अब पहले केस में देखो मैंने क्या किया, पहले केस में मैंने कहा स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मतलब सिंपल है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी पुटअप करेंगे? 0। करेक्ट है ना, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स, तो अब इस फॉर्मूले में ऑब्जर्वर 0 कर दो, सोर्स टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है मतलब क्या लगाएंगे? माइनस। तो फॉर्मूला देखो क्या बना, करेक्ट है? यस सर। तो हमें सीधे सीधे समझ में आता है जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो टोटल देयर इज अ काइंड ऑफ अप्रोच, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब इसका उल्टा करते हैं, स्टेशनरी सोर्स मतलब सोर्स की स्पीड को हम क्या कर देंगे? 0। ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब ये ऊपर प्लस लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला देखो आप, सीधा सीधा है। ठीक है, फर्दर कंडीशन, सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूविंग टुवर्ड्स, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब इन सभी केसेस में हमें यह समझ में आता है कि अप्रोच हो रहा है तो हमने एपरेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कर दिया। अब यहां पे मैं फिर एक बार फोर्थ केस में शुरू कर रहा हूं कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 कर दूंगा, सोर्स मूविंग अवे, जब सोर्स दूर जा रहा है तो मैं प्लस लगा दूंगा यहाँ डिनोमिनेटर में। अब इस फॉर्मूले से सीधा समझ में आता है कि डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा आएगा तो ये रेशो 1 से कम हो जाएगा, जब ये रेशो 1 से कम हो जाएगा तो Na विल बिकम लेस देन N, सिंपल। सेकेंड लास्ट केस में हम स्टेशनरी सोर्स करते हैं, यानी कि Vs इज इक्वल टू 0, ऑब्जर्वर मूविंग अवे, तो एज पर कंडीशन मूविंग अवे के लिए न्यूमरेटर में हमें माइनस लगाना है। अब यहाँ न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, फिर ये रेशियो लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 के हिसाब से हमें मिलेगा Na इज लेस देन N। और लास्टली हम कह रहे हैं कि भाई दोनों सेपरेट कर रहे हैं, तो वी हैव दीज काइंड ऑफ कंडीशंस व्हिच कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड। ओके, क्लियर हो रहा है फॉर्मूला? यस सर। अब इसके साथ साथ मैंने क्या किया यहाँ कि कुछ टिपिकल केसेस आपके सामने रखने हैं। ये तो जनरलाइज्ड बातें होंगी, मतलब फॉर्मूले को बस एलॉबरेट करते चले गए हम, हमको कुछ टिपिकल केसेस समझने हैं डॉपलर इफेक्ट के। जैसे कि
एक सिंगल केस से मैं शुरू करता हूं, ध्यान से देखना बेटा। देखिए इसे, अब यहां लिसनर खड़ा है इधर दूर, ठीक है, ये रोड है, यहां से कोई व्हीकल चलने वाली है मान लो, और लिसनर यहां खड़ा है और ये सोर्स आ रहा है। अब सोर्स बेसिकली इस लाइन पे चलेगा, लिसनर तो साइड में खड़ा है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि स्टार्टिंग कंडीशन में ये अप्रोच कर रहा है, फिर एकदम सामने आ गया और बाद में ये सेपरेट कर रहा है। तो फिर हम इन्हीं तरीके के फॉर्मूलीज को कैसे लिखें इस सिचुएशन के लिए बेटा? तो एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे लिसनर रेस्ट पर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। यस सर। अब एट पॉइंट ए के हिसाब से शुरू करता हूं, या पोजीशन ए पर, यानी कि यहां पे शुरू करता हूं यहां से। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऐसी नहीं लेनी है, याद रखिए वेलोसिटी, ये जो फॉर्मूले में हम जो भी वेलोसिटीज लिखने वाले हैं ना, ये साउंड की छोड़ के, ये साउंड की वेलोसिटी है उसको छोड़ के, ये जो भी वेलोसिटीज लिखने वाले हैं ना, ये हमें लेने हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये बात भूलना नहीं, कैसे लेना चाहिए हमको इन्हें? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, बिल्कुल ऐसे अलोंग द लाइन लेना है। अब एक्चुअल सोर्स तो इधर चल रहा है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है क्या करना पड़ेगा, अलोंग द लाइन एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। अलोंग द लाइन कंपोनेंट निकालेंगे तो ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको, वीएस कॉस थीटा आ जाता है। अब ऑब्जर्वर फिलहाल की कंडीशन में 0 है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे हम? v, ऑब्जर्वर तो 0 पर चला गया है ना, डिवाइडेड बाय v। अब इस वेलोसिटी के हिसाब से देखो तो ये अप्रोच कर रहा है, यस है ना, अप्रोच करता है तो क्या लगाएंगे नीचे? माइनस vs cos थीटा, और ये हो गया n, बस दैट्स इट। क्लियर भी बात? यस सर। अब मान लेते हैं ऐसा करते 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 ये जो सोर्स है ये ए से सी पॉइंट पर आ जाता है। आप कह सकते हो सी पॉइंट, या आप कह सकते हो सी पोजीशन। बेटा जैसे ही वो सी पोजीशन पे आया तो मैं बोलूंगा कि इसकी वेलोसिटी ऐसी है। अब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो cos 90 कितना हो जाएगा? सोचो तो। 0। वेरी गुड। तो यहां मैं लिख सकता हूं cos 90 हो गया 0, और अगर मैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो ये हो जाएगा v डिवाइडेड बाय v माइनस vs cos 90, v माइनस vs cos 90 इंटू n। cos 90 0 इसलिए कुछ भी नहीं बचा, n a विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v इंटू n, v और v भी कट गया, तो पता क्या चला, n इज इक्वल टू n। मतलब ये सोर्स जब एग्जैक्टली ऐसे सामने आ जाएगा, 90 डिग्री वाली पोजीशन पर आ जाएगा, एकदम फ्रंट पे आ जाएगा, तो हम कोई एपरेंट फ्रीक्वेंसी नहीं सुनेंगे बल्कि हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके जरा पीछे अप्रोच वाला मामला था, लेकिन जैसे ही सामने आए हम तो हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो निकल रही है उसकी वो सुनाई देगी। क्लियर हुई बात? यस सर। और ऐसा करते 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 मान लो ये सोर्स पहुंच जाता है यहाँ पॉइंट बी पर, इस जगह पहुंच जाता है, ठीक है, पोजीशन बी कह लो या पॉइंट बी कह लो, चलो पॉइंट बी पर ये पहुंचता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें वेलोसिटी कहां लेनी है, हमें वेलोसिटी लेनी है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द लिसनर, द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, ठीक है। सोर्स ऑब्जर्वर में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हमें वेलोसिटी लेनी है। तो यहां अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और हमें यहाँ पे कंपोनेंट मिलेगा वीएस कॉस थीटा। अब सोचो बेटा ये जो वेलोसिटी मैं ले रहा हूँ ये कौन सा सेंस बना रही है? अप्रोच का सेंस बना रही है क्या सेपरेशन का सेंस बनाती है? तो अगर ये सेपरेशन का सेंस बना रही है तो श्योरली मैं यहाँ पे क्लेम करूंगा कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी, ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है, हमें लेना पड़ेगा v प्लस वी एस ऑफ थीटा। प्लस समझ में आया? ठीक है, प्लस प्लस सेपरेशन, ठीक। तो इस तरीके से यहां कैलकुलेशन करना है। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड केस है डॉपलर इफेक्ट में, ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो इसी तरीके के क्राइटेरिया पर पूछे जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके।
ना इस केस में एक ऑब्जर्वेबल कंडीशन क्या है पता है, कि जब ये व्हीकल चलते 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 जब तक ये सामने आ रहा था तब तक हमको फ्रीक्वेंसी कैसी मिल रही थी, ज्यादा या ज्यादा कम? काफी ज्यादा। ज्यादा, ज्यादा, शाबाश। और जैसे ही हमारे सामने आया तो कैसी मिली? कम। ओरिजिनल, इक्वल ओरिजिनल मिली, हाँ, ओरिजिनल, original, एक्चुअल। और जैसे ही हमारे सामने से गया कम कम कम। अच्छा ये बात याद रखो, हाँ, कम 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 ऐसा नहीं, सिर्फ कम। फर्क है, ज्यादा 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 ऐसा नहीं, सिर्फ ज्यादा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. यस फ्रीक्वेंसी लगातार नहीं बढ़ेगी, एक बार बढ़ेगी, जो बढ़ी है उतनी ही मिलेगी। यहां जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अब ये एंगल चेंज होता जाएगा इस केस में, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन भी होगा इसमें। ओके, थोड़ा बहुत वेरिएशन भी होगा। अब यहां जैसे जैसे ये एंगल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बदलेगी। तो हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोग देख लेंगे। बहरहाल केस समझ में आया आपको, लेकिन कंडीशन समझ आई आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब ये एग्जैक्टली अगर सामने से चलते आ रहा है, मैं बिल्कुल सामने से ले लेता हूं। ये देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, ये बड़ी अहम बात मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। और ये सोर्स है, ये बिल्कुल सामने से ऐसे चलता है लाइक दिस, और यहां से निकल जाता है लाइक दिस। तो क्या लगेगा, फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ेगी या एक बार बढ़ के जो मिली वही बढ़ती हुई मिलेगी हमको? एक बार ही एक बार पड़ेगी। बढ़ेगी। हाँ, एक ही बार, क्योंकि वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही है, अब अप्रोच कर रहा है। तो इस जगह पर जो फ्रीक्वेंसी मुझे मिलेगी, अगर सोर्स को मैं मूव करा रहा हूँ और ऑब्जर्वर को रेस्ट पे रख रहा हूँ, तो मुझे फ्रीक्वेंसी जो यहाँ मिल रही है, मान लो मैं इसे NA कह दूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, V डिवाइडेड बाय V माइनस इंटू एन। और दूसरे साइड में जाते वक्त मैं ऐसे लिखूंगा V डिवाइडेड बाय V प्लस VS इंटू एन। मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो मुझे मिल रही है वो कम मिल रही है, लेकिन कांस्टेंट मिलेगी। कम और कांस्टेंट, ये बात दिमाग में बिठाओ। यस कम Yes, और sir. कांस्टेंट। और यहां से लेके यहां तक जो मुझे मिल रही है वो कैसी, ज्यादा 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 और कम। और कांस्टेंट। ये बात दिमाग में बिठाओ अच्छे से। कई बार हमको गलतफहमी होने लगती है, हम सोचते हैं कि ये ज्यादा 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 फिर कम 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 कम, ऐसा नहीं। डेफिनेटली यहाँ ज्यादा मिलेगी, लेकिन जितनी भी ज्यादा मिल रही है वो कांस्टेंट मिलेगी जब तक वो हमारे सामने नहीं आ जाता। और एक बार वो हमारे सामने से गया सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी, और जितनी भी कम होके मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। इस सिचुएशन में चूंकि अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग एंगल बनेंगे, और जैसे जैसे एंगल चेंज होंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी की कंडीशंस भी चेंज Change होती की जाएगी। यस हाँ, ये जरूर होगा कि जब तक सामने नहीं आता तब तक फ्रीक्वेंसी जितनी भी मिलेगी ज्यादा मिलेगी, और जैसे ही फ्रंट पोजीशन क्रॉस करके आगे चला गया तो फ्रीक्वेंसी जितनी भी मिलती जा रही होगी वो सारी की सारी कम मिलती जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। ओके, अब एक और केस ले लेते हैं, एक और कंडीशन समझते हैं। सेकंड कंडीशन, मान लेते हैं कि सोर्स क्या कर रहा है, किसी बड़ी दीवार या एकदम हिल के सामने मूव कर रहा है। लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सोर्स है, ऐसे मैं एस बना देता हूं, सोर्स है, और इसके सामने एक बड़ी सी दीवार है या कोई हिल है। तो इस सिचुएशन में ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑब्जर्वर वो कहाँ है? बीच में। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बीच में नहीं। ये खास पर्टिकुलर सिचुएशन इस हिसाब से ली गई है कि जो सोर्स है वही ऑब्जर्वर है, ऐसे मान सकते हैं। मतलब ये आदमी है, मान लो ये साउंड क्रिएट भी कर रहा है और इसे सुनना भी है, हो सकता है ना ऐसा? यस Yes, sir. यस सर। तो होगा क्या कि ये जो साउंड यहाँ आगे भेजेगा वही रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा। Yes, sir. तो बात हो गई ना, है ना, बात हो गई। तो इसमें अगर ये आगे मूव कर रहा है, सोचिए अगर ये आगे मूव कर रहा है तो क्या सिचुएशन हो गई, अप्रोच या सेपरेशन? अप्रोच। Approach. काम खत्म। अब जैसे ही अप्रोच की सिचुएशन हुई हम क्या लिखेंगे, बोलिए? V by V n of a is equal to V plus V
क्या चीज? माइनस ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय V माइनस Vs सोर्स इनटू N। N। और इसमें कमाल की बात यह है कि ऑब्जर्वर भी ये खुद है और सोर्स भी ये खुद ही है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। Yes sir। ठीक है, तो फर्दर सॉल्यूशन बनाते वक्त हम ये जरूर लिख सकते हैं कि VO इज इक्वल टू VS, जो भी वैल्यू है तुम अपने हिसाब से पुटअप कर लो, कैलकुलेशन पूरा कर लो। तो ये रिफ्लेक्शन का एक सिंपल सा केस है, और इसके कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में आपके सामने रखूंगा व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग विद द न्यूमेरिकल्स। फिलहाल मैं बेसिक्स पर थोड़ा सा आपको अवेयर कराना चाहता हूं कि देखो भाई ऐसे ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। क्लियरिटी आई? समझ आई बात? यस सर। Yes यस sir। सर। अब आइए एक और देखते हैं। मान लेते हैं कि लिसनर या ऑब्जर्वर जो है ये दो अलग अलग सोर्सेस के बीच में मूव करता है। लेट्स इमेजिन कि यहां पर एक सोर्स है S1 और यहां पर एक सोर्स है S2, और जो हमारा लिसनर है लाइक दिस, ये इन दोनों सोर्सेस के बीच में मूव कर रहा है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब ऐसी सूरत में देखा जाए तो ये एक से दूर जा रहा है और एक से नजदीक आ रहा है ना। यस Yes। इफ यू जस्ट कंसिडर वन ऑफ द सोर्स, तो वो तो क्या कर रहा है? S1 से क्या कर रहा है? वो दूर Separate। दूर जा रहा है, सेपरेट हो सेपरेट। रहा है। और S2 से क्या कर रहा है? Approach। अप्रोच कर रहा है। तो इन सच सिचुएशन S1 के लिए इसकी कंडीशन ऑफ कैलकुलेशन कुछ ऐसी करनी पड़ेगी, N1 इज इक्वल टू V माइनस VO डिवाइडेड बाई V, क्योंकि सोर्स तो रेस्ट पर है, यस ये वाला सोर्स भी Yes, रेस्ट sir। पर है। और चलो सिंप्लीफिकेशन ये कर लेते हैं कि ये भी N फ्रीक्वेंसी निकालता है और ये भी N निकालता है, लेकिन N2 में कैसे लिखूंगा सोचो तो? अप्रोच V V प्लस plus VO डिवाइडेड बाई V इंटू N। तो सिचुएशन ऐसे सॉल्व हो जाएगी। अब इन दोनों के अलग अलग साउंड्स इस तक पहुंचेंगे। N1 का वैल्यू अलग आ रहा है, N2 का वैल्यू अलग आ रहा है। देखो ध्यान से, N1 इज डिफरेंट एज कंपेयर टू N2, यस है सर। ना। N1 कम आएगा, N2 ज्यादा आएगा। मतलब अब इस लिसनर के कान पर एक साथ दो दो साउंड सुनाई देंगे। यस सर। सुनो, यस सर। और इन दोनों साउंड के बीच का मैं डिफरेंस भी गिन सकता हूं, N2 माइनस N1। ओके, यस Yes sir। एक ही लिसनर है ना, एक ही लिसनर है। यहां से मिलने वाला साउंड अलग सुनाई देगा और यहां से मिलने वाला साउंड इसको अलग सुनाई देगा। यहां से जो मिल रहा है इसके लिए सेपरेशन का मामला बन रहा है, तो ये फ्रिक्वेंसी घटेगी, और यहां से जो साउंड आ रहा है इसके लिए अप्रोच का मामला बन रहा है, इसलिए ये फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। और ऐसी सूरत में हम ये देखेंगे कि इस एक आदमी के कान पर कम और ज्यादा दो दो फ्रिक्वेंसीज एक साथ पड़ेंगी तो कुछ डिफरेंस सुनाई देगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, फिलहाल तुम उसको एक नाम से याद रखो, उसे हम क्या कॉल करते हैं? बीट। Beat। क्या बोलेंगे हम उसे? बीट बीट। ओके। अब कुछ और केसेस भी हो सकते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग केसेस ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि लेट मी गिव यू अ काइंड ऑफ एग्जांपल like this. When a source is revolving in a circle and listener L, listener या observer कह लो, is on one side, तो एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर है। फिलहाल मैं सेंटर को C नाम दे देता हूं, और ये मैं कह रहा हूं ये सोर्स है S, और ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और लिसनर जो है ये यहां पे खड़ा है, मान लीजिए L। तो जब ये लिसनर के सामने होगा सोर्स, एग्जैक्टली सामने, तो कैसे सुनाई देगा? एक्चुअल ओरिजिनल। एक्चुअल, यस, शाबाश। अब ये सोर्स अगर यहां पहुंचता है ना, तो ये सोर्स की वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, समझ रहे हो, सर्कुलर मोशन के हिसाब से। यस यस सर। इस सिनेरियो में ये अवे दूर जा रहा है ना, ये तो सेपरेट सर। सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी उसकी? कम। कम। तो यहां पर इसको मिनिमम मिलेगा, एन मिनिमम। कैसे निकालूं मैं? V डिवाइडेड बाई V प्लस प्लस VS इंटू N। अब यही सोर्स मान लो इधर आ गया घूमता हुआ, ये सर्कुलर मोशन के हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाएगी। कैसे सुनाई देगा इसको? कम इक्वल। नहीं। एक्चुअल। देख 90 डिग्री बना रहा है, यस सर एक सामने आ गया, यहां ऐसा था ना VS, यस Yes sir। तो यहां पर इसको एक्चुअल सुनाई देगा या कम या ज्यादा? एक्चुअल एक्चुअल। और यहाँ एक्चुअल एक्चुअल। और जब ये यहां पहुंचेगा
तो ये ज्यादा। कौन सा सेंस बना रहा है? ये कौन सा सेंस Approach. बना रहा है? अप्रोच। समझ रहे हो बेटा बात को? Yes, sir. और Yes, अगर sir. ये अप्रोच का सेंस बनाएगा, मतलब ये अगर मैं इसका कंपोनेंट बना के यहाँ से देख लूं तो ये अप्रोच का ही तो सेंस बना रहा है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना? इस जगह पर एक रेफरेंस के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो इस कंडीशन में मैं देखूंगा तो ये अप्रोच का सेंस बना रहा है। अप्रोच के सेंस में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। बढ़ती. तो कैसे लिखूंगा मैं इस जगह पर? एन मैक्स V कैसे by लिखूंगा? V. V डिवाइडेड V बाय by V V माइनस minus VS VS. इंटू एन। चलिए बहुत अच्छे फॉर्मूले, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। अब इसका दूसरा रेफरेंस भी लिया जा सकता है। जैसे अगर हम ये कहें, इफ यू जस्ट कंसीडर कि लिसनर एल इज मूविंग इन अ सर्कल एंड सोर्स इज ऑन वन साइड, तो दूसरा रेफरेंस ऐसे ले सकते हैं, ये सर्कल में घूम रहा है और सोर्स मान लो यहाँ कहीं आपने लगा के रखा है, और लिसनर खुद ही घूम रहा है, ये सेंटर और ये लिसनर यहाँ। अब ये ऐसे चला, यहां से ऐसे चला, यहां से ऐसे घूमा, यहां से ऐसे घूमा, तो जब जब लिसनर ये सामने सामने आएगा तब तब क्या होगा? Approach. Actual. एक्चुअल होगी। और जब जब ऐसे दूर जाएगा या नजदीक आएगा तो क्या होगा? Approximation. अप्रोच या सेपरेशन होगा। अब इन केस अगर मैं अप्रोच की कंडीशन लगाता हूं, तो यहाँ पर अप्रोच की कंडीशन है, तो मुझे मिल जाएगा एन मैक्स, क्या लिखूं मैं? V प्लस वी V. ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई V, अगर मैं गलत नहीं हूं, इंटू एन इस जगह Yes, की। sir. और Yes, ये sir. इस ऊपर वाली जगह के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम मिलेगा V सेपरेशन, minus. V minus V V. by V minus V V. माइनस वी ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई V इंटू एन, ये मिनिमम मिलेगा। अब इसमें एक नोटिसेबल बात क्या है पता है? अगर मैं ये लिसनर या ये सोर्स बाहर रखने की बजाय मान लो सेंटर पे बिठा दूं, इमेजिन करो सेंटर पे, तो हर बार मुझे एक्चुअल सुनाई देगा, Actual होता है. हर बार। यानी कि सोर्स sir. या ऑब्जर्वर दोनों में से कोई भी अगर सर्कल में घूमता है, मान लो सोर्स ही घुमा रहे हैं और ऑब्जर्वर को सेंटर में कर दें, तो हर बार हमें एक्चुअल ही मिलेगा, क्योंकि हर बार जो वेलोसिटी की डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे वो तो परपेंडिकुलर होगी लाइन ज्वाइनिंग को सर्कल की प्रॉपर्टी के हिसाब से। Yes, sir. Yes, sir. Yes. मतलब सेंटर में बैठे हैं और तुम्हारे अराउंड में सोर्स घूम रहा है, या सेंटर में बैठे हैं और तुम खुद सोर्स के अराउंड में सर्कल में घूम रहे हो, ऐसे तो कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। Yes, sir. ये बहुत मीनिंगफुल पॉइंट है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आया कि नहीं आया समझ में? समझा sir. हाँ सर. Yes, sir. अच्छा, अब इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ सोर्स ऐसे घूम रहा है तो सोर्स की जो वेलोसिटी है ना, वो हम लोग ऐसे लिखेंगे आर ओमेगा, याद रखना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जानते हो ना? Yes. और Yes, अगर sir. यहाँ पर ऐसे ऑब्जर्वर घूम रहा है ये vo, तो हम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं vo इज इक्वल टू आर ओमेगा। जो घूम रहा है उसकी वेलोसिटी हम आर ओमेगा लिखेंगे, r इज रेडियस ऑफ द सर्कल। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एक और कंडीशन हो सकती है डॉपलर इफेक्ट में। आई एम जस्ट पुटिंग कंडीशंस इन फ्रंट ऑफ यू। कोई खास मैं न्यूमेरिकल्स तो आज बड़े न्यूमेरिकल्स तो नहीं लूंगा, कैलकुलेशन वाले कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जरूर लूंगा। क्या होगा अगर मीडियम खुद मूव करे? मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ मीडियम भी कर रहा है। जैसे इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे ये सोर्स है, यहाँ पे मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर है, लाइक दिस, ठीक है ना? ध्यान से देखना। और इन दोनों के बीच में ये मीडियम है। अब देखो मैं कंडीशन ऐसी बना रहा हूं कि सोर्स भी चल रहा है, ऑब्जर्वर भी चल रहा है और मीडियम भी चल रहा है, ठीक है? ये मीडियम है, मतलब हवा चल रही है, ये ऑब्जर्वर ओ, ठीक है? अब इसमें देखने वाली बात क्या है पता है? मीडियम का बहाव, मीडियम का फ्लो कहां से कहां है? Source से observer. सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ है। मतलब जो साउंड यहां से निकल रहा है ऑब्जर्वर तक पहुंचने वाला है, मीडियम के मूव होने की वजह से क्या उस साउंड की स्पीड बढ़ गई? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि साउंड तो इसी मीडियम में जाना था। अब मीडियम भी चल रहा है तो मीडियम क्या उस साउंड को जल्दी से ऑब्जर्वर के पास ले जाएगा? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. हाँ, मतलब इसके चलने की वजह से, मीडियम के चलने की वजह से साउंड की वेलोसिटी सिर्फ v नहीं गिनी जाएगी बल्कि गिनी जाएगी V plus V. v प्लस वी डब्ल्यू, विंड। विंड मीडियम मतलब हवा ही होगी ना यहाँ पे, साउंड मतलब Yes.
विंड। तो हमें प्लस कब लगाना है, याद रखो। मीडियम और मीडियम Source. अगर सोर्स से सोर्स का डायरेक्शन Equals ऑब्जर्वर की दूसरा तरफ चले, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ चले। तो बताओ इस सिचुएशन में मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा? Na इज इक्वल टू, सोच समझ के बोलना, V प्लस वी डब्ल्यू, है ना, V प्लस वी डब्ल्यू, क्योंकि साउंड की वेलोसिटी बढ़ गई है, अप्रोच कर रहा है इसलिए प्लस वी ऑब्जर्वर, नीचे V प्लस वी डब्ल्यू, अप्रोच कर रहा है इसलिए माइनस में V सोर्स इनटू N। अब नोटिसेबल बात है कि मैंने यहां दोनों जगह पे प्लस ही लगाया, सोचो प्लस ही लगाया दोनों जगह पे, क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। एक ही डायरेक्शन की क्या बात है बेटा, एक क्या बोल रहे हो, थोड़ा थोड़ा सोच समझ के बोलो। इसलिए प्लस लगाया कि मीडियम इस तरीके से फ्लो कर रहा है कि वो साउंड की स्पीड बढ़ा रहा है, साउंड की रफ्तार में वो ऐड हो रहा है, साउंड की स्पीड में वो ऐड हो रहा है। समझे ना बात को? यस सर। क्योंकि साउंड निकल कहां से रहा है, सोर्स से, पहुंचना कहां है, ऑब्जर्वर तक। अगर मीडियम खुद सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ फ्लो करता है तो डेफिनेटली वो साउंड को कंट्रीब्यूट करेगा, साउंड की स्पीड बढ़ा देगा वो। यस सर। यस अब सर। मान लो मैं इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने रखता हूं कि ये सोर्स, ठीक है, सोच समझ के बताना, ये ऑब्जर्वर, मैं ये कहता हूं कि सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, और जो मीडियम है इनके बीच का, ठीक है, वो मीडियम इधर जा रहा है, ठीक है, मीडियम इधर जा रहा है। तो V प्लस वी विंड करना पड़ेगा ना। सोर्स कहां जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जर्वर कहां जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, मीडियम। करेंगे ना, विंड की स्पीड में ये ऐड हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। सर बट सोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है ना। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, साउंड को तो यहीं पहुंचना है, साउंड को यहां पहुंचना है। सोर्स भले इधर जाए तो आवाज तो यहीं आनी है, ऑब्जर्वर के पास ही आनी है आवाज। यस Yes, सर। sir. Right. सोर्स अगर खड़ा भी रहता है तो भी प्लस हो जाएगा ये, सोर्स अगर रेस्ट में है तो भी प्लस होगा अगर विंड जो है वो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाती है तो। Yes, sir. यस सर। देखो ऐसे सोचो, ऐसे सोचो सिंपल, ये साउंड निकल कहां से रहा है, सोर्स से। सोर्स कहीं भी जाए, सोर्स चाहे चले न चले, ऊपर जाए नीचे जाए, इधर जाए लेफ्ट जाए राइट जाए, कहीं भी जाए, जो सोर्स से साउंड निकला है उस साउंड को कहां पहुंचना है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर। कौन लेके जाएगा, Wind. मीडियम। मीडियम लेके जाएगा। तो अगर मीडियम भी इधर ही फ्लो कर रहा है तो वो साउंड की स्पीड को बढ़ा रहा होगा ना। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. इससे क्या फर्क पड़ता है कि सोर्स कहां जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमें समझ के आया कि हम प्लस कब करेंगे, जब मीडियम का फ्लो Observer. ऑब्जर्वर की तरफ। सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ है, तो बाकी की हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मीडियम फ्लो करता है सोर्स से ऑब्जर्वर, दैट्स इट, आपने प्लस कर देना है। अब इस सिचुएशन में फॉर्मूला बताओ क्या लिखूं मैं, सोच समझ के बताना, ध्यान से देखना, V प्लस वी डब्ल्यू माइनस वीओ डिवाइडेड बाय V V प्लस वी डब्ल्यू प्लस वीओ प्लस वी इंटू एन। यहां का प्लस या माइनस इस बात पे आएगा कि अप्रोच हो रहा है क्या सेपरेशन हो रहा है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, अब मैं एक sir. और सिचुएशन ले लेता हूं, चलो थोड़ा सा तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, एक और सिचुएशन ले लेते हैं। मान लीजिए ये सोर्स है और ये दूर ही जा रहा है और ये ऑब्जर्वर है, रिलेटिवली देखा जाएगा, याद रखो रिलेटिवली देखा जाएगा, ये ऑब्जर्वर भी दूर ही जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो मैं कहता हूं कि इधर बहता है, क्या करोगे अब? V माइनस मीडियम हाँ, क्योंकि साउंड निकलेगा कहां से, सोर्स साउंड को कहां पहुंचना है, ऑब्जर्वर। Observer. ऑब्जर्वर तक, ठीक है, साउंड को ऑब्जर्वर तक पहुंचना है। तो विंड अगर उल्टा फ्लो कर रही है, ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ आ रही है, तो वो साउंड की रफ्तार को घटा रही है ना, कम कर रहे। हाँ। यस सर। तो क्या लिखना पड़ेगा,
V V minus minus V. ओमेगा। W, ओमेगा नहीं रे बेटा, W है वो, विंड के हिसाब से चल दू यस सर। ऐसे। ठीक है, अब सोच समझ के फॉर्मूला बनाओ। क्या बनाओगे? Na इज इक्वल टू V V minus माइनस V विंड माइनस VO डिवाइडेड बाय V माइनस V विंड प्लस प्लस VS इंटू N। यहां मुझसे एक गलती हुई, ये VS आना चाहिए ना इधर, सोर्स। तो देखिए फॉर्मूला प्रॉपर अप्रोच में अगर आपने लगा दिया तो आपका काम सही। तो मोर और लेस हमें प्लस कब लेना है? अप्रूव। यस, नहीं, This- बात गलत बात। देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में हम प्लस प्लस कब लेंगे? जब विंड फ्लो करेगी सोर्स से ऑब्जर्वर। observer तक। सोर्स कहीं भी जाए, ऑब्जर्वर कहीं भी जाए, विंड अगर सोर्स से ऑब्जर्वर फ्लो करेगी तो हम प्लस ही लेंगे। सोर्स और ऑब्जर्वर कहीं भी जाए, चाहे अप्रोच करें चाहे सेपरेट करें, यहां प्लस या माइनस लगाते वक्त अप्रोच या सेपरेशन को कंसिडरेशन नहीं देंगे, इस बात को कंसिडरेशन देंगे कि विंड कहां जा रही है। ठीक है? यस सर। yes sir अच्छा, ये माइनस कब लगाओगे? यहाँ का माइनस और ये माइनस, ये कब लगाओगे? Observer से source तक। अगर विंड का फ्लो ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जा रहा है, उल्टा, साउंड तो सोर्स से निकलेगा ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा, और विंड अगर उल्टा जा रही है ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ, तो वो साउंड की स्पीड को डिक्रीज करा देती है, इसलिए माइनस। गेटिंग माय पॉइंट? यस yes सर। sir अच्छा, अब थोड़ा लॉजिकली बताओ, ये प्लस कब लगाएंगे और ये माइनस कब लगाएंगे? separation और approach अप्रोच होगा तो इंडिविजुअली देखेंगे, सोर्स क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, सॉरी नजदीक आ रहा है, प्लस लगाओ। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, नजदीक आ रहा है, माइनस लगाओ। इंडिविजुअली देखेंगे, उसका अपना मोशन कैसा है देखेंगे, रिलेटिवली क्या जाता है उसको चेक करते बैठने की जरूरत नहीं, वो सब चेक करके ही फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, तो ये ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस कब लगेगा? अप्रोच होगा तो अप्रोच होगा तो। Approach और ये बताओ, ये ऊपर का माइनस और नीचे का प्लस कब लगेगा? separation के time। सेपरेशन होगा तो ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो गई और ये पूरा फॉर्मूला रेडी हो गया तुम्हारा, दैट्स इट। ओके। Yes sir। अब yes इसके sir अलावा भी क्या होता है, कभी कभी इतना सब करने के बाद भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट होता ही नहीं है। जैसे एक सिंपल सी बात, सर्कल में घूम रहे हो तुम बैठ गए सेंटर में, ठीक है, या सोर्स को तुमने रखा सेंटर में और एज अ ऑब्जर्वर तुम सर्कल में घूम रहे हो, बताओ डॉपलर इफेक्ट होगा क्या? नहीं नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज, देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट के डॉपलर इफेक्ट न हो। तो दीज आर सम पॉसिबिलिटीज जिसमें हम ये कहेंगे कि डॉपलर इफेक्ट वर्कआउट नहीं करेगा। अब जैसे पहली पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल एकदम फनी सी है, सोर्स और ऑब्जर्वर अगर दोनों रेस्ट में है, बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट, सोर्स भी रेस्ट में, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में, व्हाट विल हैपन? नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, नो डॉपलर इफेक्ट। दूसरी कंडीशन, खाली मीडियम चल रहा है, सोर्स या ऑब्जर्वर नहीं चल रहे हैं, खाली मीडियम बह रहा है। अगर सिर्फ मीडियम का फ्लो होता है देन देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट। When source and listener move in such a way that the distance between them remains constant, ये सर्कल का एग्जांपल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा है, इधर जाओ तो भी आर, 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 तब भी हम कहेंगे कि देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट। और लास्टली हम ये भी कहेंगे कि डॉपलर इफेक्ट उस वक्त नहीं होगा जब सोर्स और लिसनर कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि ये हमेशा इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हैं, वेलोसिटीज जो है इनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो भी हम कहेंगे कि डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, इस डॉपलर इफेक्ट को लिखते वक्त, समझते वक्त हमने ना कुछ अजम्पशंस किए हैं, जैसे कि इसे हम लिमिटेशंस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इन अजम्पशंस में हम डॉपलर इफेक्ट को ओबे कराते हैं। जैसे पहला, डॉपलर इफेक्ट इनवैलिड हो जाएगा अगर हम सोर्स की जो वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी पर ले आए, मतलब साउंड पहुंचने से पहले पहले ही हम पहुंच जाएं, तो अभी आवाज आई नहीं, आप पहुंच रहे धड़ाम से एकदम, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, इस डॉपलर इफेक्ट को लिखते वक्त या इसको अप्लाई करते वक्त हमने
एयर के रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किया है। ठीक है, जो फॉर्मूलाज हम बना रहे हैं इसमें यूजुअली जो क्वेश्चंस हम लोग फ्रेम करते हैं तो हम उसमें एयर के रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हुए, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन को मानते हुए ये बातें लिखते हैं। ओके, डॉपलर इफेक्ट की अपनी खुद की कुछ लिमिटेशन का कोई एग्जांपल, एयर का रेजिस्टेंस, जैसे अगर तुम मीडियम हवा के बदले पानी मान लो, जैसे मुझे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इस लिमिटेशन का एग्जांपल क्या है। मान लेते हैं कि साउंड हवा में नहीं चल रहा है, पानी में चल रहा है, इमेजिन करिए। तो वाटर में फ्लो करने के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस ऑफर होता है तो वहां पर हम उतने जल्दी इनफैक्ट वाटर के एग्जांपल को भी हम उतना सुटेबली नहीं ले सकते हैं, और अगर डिटेल में सोचा जाए तो वैसे अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। यहां एयर के रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करने का मतलब यह है कि जो एनर्जी सोर्स से निकल रही है, हम ये मानेंगे कि वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है। बीच में डॉपलर इफेक्ट होने के दौरान इस पूरे प्रोसेस में मीडियम ने कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं किया, ऐसे इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। ओके, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, अपोजिशन। ओके, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ देयर आर फ्यू एप्लीकेशंस, कुछ एक एप्लीकेशंस ऐसे ये रटने के हिसाब से आप लोगों को है कि स्पीड डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, रडार में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने खास इसीलिए वाटर का एग्जांपल नहीं लिया क्योंकि ये रडार वडार के जो एग्जांपल्स हैं ये नेविगेशंस के अंदर एग्जांपल एज एप्लीकेशन यूज किए जा सकते हैं। अब एक सबमरीन वगैरह चल रही है तो वहां पर भी हम इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। बहरहाल दैट इज द रीजन कि हम इसे रडार में इस्तेमाल कर सकते हैं, या बस ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ जनरलाइज्ड सिचुएशंस थी डॉपलर इफेक्ट की। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आ गई हैं। नाउ आई वांट टू गो फॉर कपल ऑफ क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि एकदम सही तरीके से आप आंसर दें मुझे, अच्छे तरीके से। ओके, गलती ना करें। ओनली 2 to 3 questions I'll be putting. See this. Source and observer both start moving simultaneously from origin, one along x-axis and another along y-axis, with the speed of source twice the speed of observer. The graph between the apparent frequency n dash observed by the observer and time t would be. तो ग्राफ कैसे बनेगा पूछ रहा है। तो लेट मी शो कि ये एक्सिस है, ओके, मोशन की डायरेक्शंस के हिसाब से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर कौन चल रहा है? अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर सोर्स चल रहा है, सोर्स ऐसे चल रहा है, और वाई एक्सिस पर कौन चल रहा है? ऑब्जर्वर चल रहा है ऐसे। अब सिंपली मुझे बताओ इन दोनों में क्या हो रहा है? ये लगातार अगर ऐसे ऐसे दूर दूर होते जाएंगे, इन दोनों के बीच का जो ये गैप है ये बढ़ता ही जाएगा ना। अगले स्टेज में यहाँ पहुंचेगा, अगले स्टेज में यहाँ पहुंचेगा, अगले स्टेज में यहाँ पहुंचेगा, मतलब लगातार इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब क्या होगा? सेपरेशन होगा, अप्रोच होगा? सेपरेशन में फ्रीक्वेंसी घटती है क्या बढ़ती है? घटती है। तो अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी n है तो n डैश हमको घटी हुई मिलेगी या बढ़ी हुई मिलेगी? घटी हुई मिलेगी। तो ऑप्शन ए आएगा कि बी आएगा? ए। देख भाई, अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी n है तो n डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ के मिलेगी या घट के मिलेगी? घटती। ए में क्या है? बढ़ी हुई दिखा रहा है ना, और बी में घटी हुई दिखा रहा है ना। हाँ। यस सर। तो ए आएगा कि बी आएगा? बी आएगा। किसी ने ए बोला? अरे समझे नहीं समझे? यस सर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अच्छा, एक और बात दिमाग में बिठाना, लगातार घटते 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 नहीं मिलेगी, घटी हुई मिलेगी। कांस्टेंट। हाँ, डिक्रीज और कांस्टेंट मिलेगी। यस सर। ठीक है, सारी वेलोसिटीज तो सेम है उनकी, तो उस हिसाब से। अब यहां देखो ध्यान से, समझना इस बात को। ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एफ रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो ट्रेन जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है,
तो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा होगा? अप्रोच। ग्राफ तो लगाने दो मुझे भी। ये ऐसे, अब यहाँ ये नहीं बोला ना कि ट्रेन ऑब्जर्वर के सामने आके रुक गई है, ट्रेन इज मूविंग बोला उसने टुवर्ड्स, तो ट्रेन आएगी, पास होगी, निकल जाएगी। सी। आई, पास हुई, निकल गई। अब सी, पहले अप्रोच फिर सेपरेट। हाँ पहले अप्रोच फिर बाद में सेपरेशन। अप्रोच में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बढ़ती। लगातार बढ़ेगी क्या एक ही बार बढ़ के कांस्टेंट जो बढ़ी हुई है वो मिलेगी? कांस्टेंट। जो बढ़ी हुई है वो मिलेगी। और बी बी सेपरेट जब होगी तब कम तो लगातार घटेगी क्या कांस्टेंट घटी हुई मिलेगी? कांस्टेंट घटी हुई। हाँ, तो क्या आएगा ग्राफ? आंसर क्या है? बी। ए। फिर ये बंदा ए बोल रहा है। अब इसको मैं पूछता हूँ बी सर। तुझे, नहीं एक मिनट, ये बच्चे को पूछता हूँ, तूने ए क्या हिसाब से बोला? आज जवाब दे तू, अभी ए क्यों बोला तूने? सर वो स्लोप नीचे आ रहा है। हाँ, तो स्लोप नीचे आने का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस डिक्रीज। और मैं बार बार बोल रहा हूं कंटिन्यूअस डिक्रीज नहीं है, डिक्रीज्ड कांस्टेंट। यस सर। समझा नहीं समझा? हाँ सर समझा। तो क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए ना। बी। अरे देखो सी आएगा। नहीं बी आता। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले इंक्रीज बढ़ के घटती। इंक्रीज कांस्टेंट वैल्यू, इंक्रीज की कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद सामने पहुंची ट्रेन, तो जो ओरिजिनल है इसलिए खट से कम हो गई, पास हुई, डिक्रीज की कांस्टेंट वैल्यू। यस सर। समझ रहे हो बात? यस सर। क्या आना चाहिए? बी। बी आना चाहिए। पहले इंक्रीज की कांस्टेंट वैल्यू, बाद में डिक्रीज की कांस्टेंट वैल्यू। ये दिमाग में बिठाओ आप। यस और नो? यस यस सर। सर। अब इस पर सोच समझ के आंसर देना, गड़बड़ मत करना। लास्ट क्वेश्चन आज का ये, चलो वक्त भी हो रहा है। सोच समझ के आंसर देना, और इस एरो पे फोकस करना। ऐसे घूम रहे हैं हम लोग, ये ऐसे घूम रहे हैं, मतलब ए पर वेलोसिटी ऐसी होगी, सी पर ऐसी होगी और बी पर ऐसी होगी। ऑब्जर्वर इधर है। ए क्या बता रहा है? अप्रोच। अप्रोच, मतलब ज्यादा वैल्यू की फ्रीक्वेंसी या कम? ज्यादा। ज्यादा। ऑप्शन डी सर। बी क्या बता रहा है? बी सेपरेशन। सेपरेशन, मतलब कम वैल्यू। ओरिजिनल से भी कम ना। हाँ। यस सर। और ओरिजिनल कहाँ मिलेगा? सी सी पर। तो ए जो है वो ओरिजिनल से ज्यादा है। ऑप्शन डी। यस सर। ए जो है ओरिजिनल से ज्यादा है, और बी जो है, बी जो है वो ओरिजिनल से कम है, और ओरिजिनल सी पर है। सही लिखा मैंने? यस सर। यस सर। तो एनए एनसी से ज्यादा होना चाहिए और एनसी एनबी से ज्यादा होना चाहिए। हाँ सर। सही है? यस सर। ओके, तो गो थ्रू दीज बेसिक्स। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं। मैंने अराउंड, आप अगर अपने नोट्स देखते हैं तो मैंने तकरीबन जो है इसमें 38 क्वेश्चंस रखे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं इसमें। कैलकुलेशन करना और उसके शॉर्ट ट्रिक्स को समझना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ओके, तो ये जितने भी कंसेप्ट्स मैंने आज आपको बताया, अगर आप इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेते हैं, कंडीशंस अच्छे से देख लेते हैं, तो इट विल बी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टू गो थ्रू विद दीज क्वेश्चंस। ओके, तो आज के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं।